वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रेट्रो क्लासेस। तो फ्रेंड, पिछले बार की तरह हम लोग फिर अपने एक नए क्विज की ओर बढ़ चले हैं और ये हमारा स्पीडी का क्विज चल रहा है। हमने पहला क्विज खत्म कर चुका है जिसका आपको लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। आज हम लोग अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पीडी बुक का, जो कि हमारा आज का टॉपिक रहेगा भारत एक परिचय, जनगणना 2011 और सौर मंडल के बारे में वो तमाम चीजें जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाती हैं। तो आज का हमारा क्विज इसी पे बेस्ड रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्विज। हमारे दो ग्रुप हैं, एक बार मैं इधर से क्वेश्चन पूछूंगा और एक बार उधर से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके जीके बूस्ट करने में, आपको मेमोराइज करने में बहुत ही हेल्प करेगी। ठीक है, इधर से अभी हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इधर से बताइए, भारत स्थित है कौन सी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी और देशांतरी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, इधर से भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हाँ ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इधर से भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4% है। इधर से भारत की राजधानी नई दिल्ली कौन से शासन में बनी, कौन से सन में बनी और किसके शासन काल में बनी? 1912। हाँ, किसके शासन? हाँ, जो भारत की राजधानी नई दिल्ली थी वो 1912 ईस्वी में बनी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। इधर से सबसे बड़ी जनजाति भारत में कौन सी है और कहाँ निवास करती है? हाँ, गोंड है। कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। हाँ ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इधर से जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान? ठीक है, और पहला किसका स्थान है? हाँ, पहला का चीन है, लेकिन जहां तक अनुमान लगाया गया है 2023 या 24 तक भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में पहला देश बन जाएगा। ठीक है, इधर से भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू। हाँ, कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। हाँ, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु जो पूर्वी छोर होगी उसका नाम होगा वालांगू, पड़ती है हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इधर से बताइए, सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का कौन सा है? सबसे पश्चिमी बिंदु नहीं, इधर से बताइए। सर क्रीक। हाँ, भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है सर क्रीक है, पड़ता कहाँ ये? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? हाँ, ये कहाँ पड़ता है? हाँ ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु जो भारत का है इंदिरा कॉल है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। हाँ, वो जम्मू कश्मीर नहीं, स्टेट तो वही है। अच्छा, उसको अलग अलग कर दिया तो हो सकता है लद्दाख में आए। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। हाँ, ये कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार। हाँ, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है मतलब हमारे नीचे के, इंडिया के नीचे के, वो पड़ता है इंदिरा पॉइंट, जिसको कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में पिगमेलियन पॉइंट भी करके देता है, और ये हमारा पड़ता है निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? कुल कितने द्वीप हैं? 247। हाँ, 247 भारत में कुल द्वीपों की संख्या है। इधर से बंगाल की खाड़ी या हाँ, 204 बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा 43 और अक्साई। ठीक है, गुड। इधर से बताइए, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद। ठीक है, और ये कितने डिग्री पे है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हाँ, भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से जाती है और इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक है, ये बताइए, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? हाँ, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एनडीए और सीडीएस में भी।
5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5.5 हाँ, जिसको 5.5 घंटा बोलेंगे, कभी कभी प्लस 5.5 घंटा ऑप्शन में दिया होगा या माइनस 5.5 घंटा, तो ख्याल रखना 5 घंटा 30 मिनट आगे प्लस में करके, ठीक है। वर्तमान में इधर से बताइए, भारत में कुल कितने राज्य हैं तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश? 28 हाँ, राज्य, भारत में 28 राज्य हैं और टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश। अभी हमारा जो लद्दाख है और जम्मू कश्मीर क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक। क्या हुआ? नहीं, अभी केंद्र शासित प्रदेश 8 है। एक हमारा इधर जो दमन और दीव इधर था ना, 2 को एक में अभी मर्ज किया गया है, किसी 2 को, इसीलिए अभी 8 हो गया है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, कुल राज्यों की संख्या 28 है, 28 के पीछे 8 आता है, तो 8 हमारा क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो ये याद करने का तरीका है, ठीक है। इधर से बताइए, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा राज्य है जो मैक्सिमम राज्य को टच करता है? उत्तर प्रदेश, यूपी। हाँ, जो उत्तर प्रदेश है बहुत सारे राज्यों से होके क्या होता है? गुजरता है। कुल राज्यों की संख्या कितनी है? कितने राज्यों से होके गुजरता है? 8। हाँ, 8 राज्यों से होके गुजरता है, ठीक है। इधर बताइए, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9। हाँ, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है, ठीक। सबसे लंबा गुजरात का, हाँ, सबसे लंबा जो रेखा है समुद्र तट, वो है हमारा गुजरात का पड़ता है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या नाम दिया गया है? कर। हाँ, और ये कितने राज्यों से होके गुजरती है? हाँ, नाम उसका बता सकते हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हाँ, ट्रिक है उसका, मित्र पर गमछा है। हाँ, ये ट्रिक है उसका। जो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इसका ट्रिक है याद रखने का, 8 राज्यों से कुल होके गुजरती है। मित्र पर गमछा झा, ठीक है। इधर से सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है भारत में, जहाँ पे बहुत? मध्य प्रदेश। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ पे बहुत सारे जंगल पाए जाते हैं अभी भी, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक। और मध्य प्रदेश का ही एक भोपाल जिला है। हाँ हाँ, मतलब मेन इंदौर जिला। हाँ, तो मेन ऑप्शन स्वच्छ नगर की, मतलब हाँ, स्वच्छ नगर में इंदौर बार बार आता है, प्रथम श्रेणी पे आता है। तो हमें ऑप्शन में क्वेश्चन मिलते हैं कि सर्वाधिक वनों वाला राज्य क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में? मेघालय। हाँ, मानसिंह नाम जगह का नाम है, मेघालय राज्य में पड़ता है। इधर से बताइए, सर्वाधिक प्राचीन पर्वत कौन सा है, जो सबसे पुराना? अरावली पर्वत। हाँ, कहाँ पड़ता है? राजस्थान। नहीं, अरावली पर्वत पड़ता है राजस्थान में। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि सबसे पुराना पर्वत का नाम बताइए, जीके में आ जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा अरावली, राजस्थान। सबसे नया पर्वत, नवीन पर्वत? हिमालय को किस टाइप का पर्वत में रखा गया है? हाँ, वलित पर्वत में। हाँ, वलित पर्वत में रखा गया है, ठीक। इधर से भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग? अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अरुणाचल प्रदेश भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग है और इसका पुराना नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये होता है नेपा। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेपा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं जनगणना 2011 की ओर। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए इधर से बताइए, भारत में पहली जनगणना किस सन में हुई व किसके शासन में हुई? 1881। 1872। हाँ, भारत में जो पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। इधर से देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? नियमित कहने का मतलब है कि अब उसको एक अंतराल बना दिया गया कि अब से इतने समय बाद हमेशा स्टार्ट किया जाएगा। वो किसके शासनकाल में? 1881। हाँ, लॉर्ड रेपन। हाँ, ठीक है। 1881 से हमारी नियमित जनगणना हो गई, मतलब कोई इस अंतराल पे हमेशा क्या किया जाएगा? स्टार्ट किया जाएगा। तो ये था 1881 से भी। अभी का जनगणना जो है, हाँ, 2011 से हुआ था, तो हम हमारी इसमें हो गया नहीं, 21 होगा, लेकिन कोरोना की वजह से अभी थोड़ा पेंडिंग चल रहा है, नहीं तो अभी जनगणना हम लोग का हो गया होगा। चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में जो जनगणना होती है कितने समय के अंतराल पे होती है? 10 साल के अंतराल पे होती है। हमारी जनगणना जो हो चुकी है 2011 में
10 जोड़ दें 2011 में तो 21 हो गई, लेकिन अभी कोरोना की वजह से हम लोग का जनगणना नहीं हो पाया है, तो हो सके 2022 में आ जाएगी रिपोर्ट। चलिए इधर से बताइए, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? जब स्वतंत्र भारत हुआ 1951। हाँ 1951 में जब हमारा भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारी पहली जनगणना जो हुई थी भारतीय लोगों की केवल 1951 में। चलिए इधर से बताइए, जनगणना का विषय कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? 7वीं सूची। हाँ 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और ये संघ सूची का विषय है। चलिए इधर से, जो 2011 की जनगणना है वो देश की कौन सी जनगणना कहलाती है? 2011 की जनगणना देश की कौन सी जनगणना कहलाती है? 8वां स्वतंत्रता नहीं, देखिए 2011 की जो जनगणना का क्रम है वो अगर देश का बस माना जाए कि जब से जनगणना स्टार्ट हुआ हमारा 15वां हो गया, अगर स्वतंत्र भारत का पूछा जाए मतलब भारत हमारा जब आजाद हुआ 1947 में, तब हमारा 7वीं हो जाएगी, मतलब 15 का आधा कर दे तो 7.5 ना बोलेंगे 7 बोलेंगे। तो अगर भारत का पूछे शुरू से तो 15वीं, स्वतंत्र भारत का पूछे मतलब ये देश हमारा आजाद हो गया तो 7वीं, 15 का आधा 7। ठीक है, चलिए इधर बताइए, भारत की अभी लिंगानुपात कितनी है? 943। हाँ 943 महिलाएं 1000 पुरुष। चलिए ठीक है, इधर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भारत का कौन सा राज्य है? केरल। हाँ केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य? हाँ जो हमारे भारत में है केरल में लड़कियों की संख्या अधिक पाई जाती है 1000 पुरुष पे, और जो हरियाणा है वहां पे लड़कियों का अनुपात 1000 पे बहुत कम पाया जाता है और वो है 879। चलिए इधर से, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है भारत में? बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, हाँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व बिहार है। जनसंख्या घनत्व कहने का पश्चिम बंगाल। हाँ जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब है कि एक छोटे से इलाका में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रहते हैं, ये हमारा बिहार हो गया। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला इधर से बताइए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है, वो सिक्किम हमारा क्या है, राज्य अरुणाचल प्रदेश। कम जनसंख्या वाला राज्य है, मतलब वहाँ की जनसंख्या कम होती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है जनसंख्या राजस्थान। नहीं, अरुणाचल प्रदेश। अभी हमने बताया जनसंख्या घनत्व का कहने का क्या मतलब है, कोई भी इलाका ले लें वहाँ पे कितने लोग रहते हैं कितने नहीं, उसको घनत्व बोलेंगे, और जनसंख्या कम अधिक होना दूसरा फैक्टर है। चलिए इधर से, अब ये देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का राज्य कहाँ है जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? भारत का राज्य, सॉरी भारत का कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। हाँ तो ये यहाँ पे समझ में आया दोनों क्वेश्चन में अंतर, कि बस जनसंख्या पूछे तो सिक्किम, घनत्व पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला राज्य? दिल्ली। हाँ अब यहाँ पे केंद्र शासित कर दिया। केंद्र शासित कहने का मतलब है वो केंद्र के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पे क्या किया जा रहा है, शासन चलाया जा रहा है। तो जब केंद्र शासित में सर्वाधिक जनसंख्या पूछेगा तो वो दिल्ली हो गया। तो छोटा छोटा टर्म को समझना होगा कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। उसी तरह न्यूनतम केंद्र शासित वाला जनसंख्या लक्षद्वीप। हाँ जो लक्षद्वीप है वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, वो हमारी न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या वाला राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, सॉरी। चलिए इधर से, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। हाँ केरल की जो साक्षरता दर है, मतलब वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या सबसे अधिक है, और ये है 94%, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 94% 100 में, मतलब वहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। इधर से न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, हाँ ठीक है, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य अभी भी बिहार को हम लोग क्या करते हैं, पिछड़े में मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो उतना भी पिछड़ा है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग वहीं से IAS IPS निकलते हैं। चलिए इधर से, सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला राज्य, हाँ केंद्र शासित साक्षरता वाला जगह का नाम बताइए। लक्षद्वीप। हाँ लक्षद्वीप में सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता दर पाया जाता है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता वाला दर कौन सा है? नहीं, दादर और नगर हवेली में न्यूनतम साक्षरता दर पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अधिक
जनसंख्या वाला भारत का कौन सा जिला है? थाने ठाणे। कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ठाणे जगह है जहाँ पे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। एक डिस्ट्रिक्ट में, एक जिले में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। उसी तरह कम जनसंख्या वाला जिला का नाम बताइए जो भारत में है, जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, ऐसा जिला। दिबांग घाटी है जो कहाँ पड़ता है? हमारा अरुणाचल प्रदेश। चलिए ठीक है, इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमारे जनगणना 2011 से। अब हम लोग पढ़ते हैं सौर मंडल के तरफ। चलिए इधर से बताइए, सौर प्रणाली के खोजकर्ता का नाम, जिन्होंने सौर सिस्टम को खोजा। हाँ ठीक है, कॉपरनिकस। इधर बताइए, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। हाँ, शुरुआत में हमारे 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो क्या था? ग्रह के दर्जा को फॉलो नहीं करता था। जो ग्रह हाँ छोटा भी था, और जो ग्रहों का रूल होता है ग्रह होने के लिए जो हमारे रूल चाहिए, नियम चाहिए, उसको फॉलो नहीं करता था, इसीलिए उसको हटा दिया गया। अब हमारे टोटल ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। चलिए इधर से बताइए, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? हाँ, केपलर के गति विषयक नियम भी 12 में पढ़ाए जाते हैं, 12वीं क्लास में, तो ये थे। इधर से सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह का नाम? बृहस्पति। हाँ ठीक है, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। इधर से सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह? बुध। हाँ, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। इधर से सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह? बुध। हाँ ठीक है। इधर से पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह? शुक्र। हाँ, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है, और हमारा जो सूर्य से सबसे निकट ग्रह है वो है बुध। ठीक। इधर से बताइए, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह का नाम? शुक्र है, मंगल है। शुक्र। हाँ, जो मंगल और शुक्र हैं पृथ्वी के क्या पाए जाते हैं? करीब पाए जाते हैं, मतलब पृथ्वी बीच में है और शुक्र और जो मंगल है किनारे किनारे हैं। चलिए इधर से, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा जो है हमारा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए इधर से, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह किसे कहते हैं? हाँ, शुक्र को सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वहां पे क्या है? सूर्य की प्रकाश ज्यादा पड़ती होगी, इसलिए वो क्या है? चमकता है। सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा बुध पे पड़ता है। हाँ, बुध उसके करीब में है। और इस पे और बुध के बाद आता है शुक्र। हाँ, तो बुध पे एक्चुअली में सबसे ज्यादा गर्मी होनी चाहिए। हाँ, हाँ। मगर बुध पे नहीं होता है, शुक्र पे होता है। इसका रीजन ये है कि बुध पे जो मतलब वायुमंडल है वो सूर्य की जो एनर्जी होती है ना, गुरुत्वाकर्षण, वो खींच लेता है। अच्छा। और शुक्र पे जो हल्का फुल्का वायुमंडल होता है, इस वजह से वो ज्यादा गर्म। हाँ, तो ये भी फैक्टर हो सकता है, इसीलिए ये चमकता भी है, चमकीला भी है। गर्म हो जाता होगा, हाँ, तो वहाँ पे चमकीला भी हो जाता होगा, मतलब चमकता होगा, चमकीला दिखता होगा। ठीक है। इधर से सर्वाधिक ठंडा ग्रह का नाम बताइए? वरुण। हाँ, सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है जिसके पास सबसे अधिक? बृहस्पति। हाँ ठीक है। कितने हैं? 69। अभी तो 67 के करीब, या कहीं कहीं मतलब कुछ अलग अलग वेरिएशन दिए रखे हैं, कहीं कहीं बुक में अलग अलग मिलते हैं हमें, तो अभी 67 भी कह सकते हैं। ठीक है। इधर से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके उपग्रह नहीं है? बुध एवं शुक्र। हाँ, बुध और शुक्र ऐसा उपग्रह है जिसका ऐसा ग्रह है जिसके उपग्रह नहीं होते हैं। ठीक है। इधर से लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल। हाँ, मंगल को क्या बोला जाता है? लाल ग्रह। इधर से हरा ग्रह किसको बोलेंगे? वरुण। ठीक है, हरा ग्रह बोलेंगे वरुण को। इधर से बताइए, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसको बोलते हैं? हाँ, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह शुक्र को बोला जाता है। ठीक है। इधर बताइए, सबसे बड़ा उपग्रह जो गैनीमेड है वो किस ग्रह का है? बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति हमारा ऐसे भी क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, तो उपग्रह भी कहाँ होगा? उसी के अंदर ही पाया जाएगा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। सबसे बड़ा के अंदर, बड़ा ग्रह के अंदर ही सबसे बड़ा उपग्रह, और ये है गैनीमेड। ठीक है। सबसे छोटा ग्रह उपग्रह? डीमोस। डीमोस किसका उपग्रह है? मंगल। हाँ, मंगल के बहुत फेमस उपग्रह हैं, एक फोबोस और एक डीमोस। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए फोबोस किसका उपग्रह है, किस ग्रह का उपग्रह है, या डीमोस किस ग्रह का उपग्रह है? ये हमारा हो जाएगा मंगल का। चलिए एक क्वेश्चन और बहुत पूछे जाते हैं बार बार, इधर से बताइए, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम?
टाइटन। हाँ, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन है। टाइटन नाम से घड़ी भी है। हाँ, टाइटन नाम से घड़ी भी आती है, तो उस तरह भी हम लोग लर्न कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इधर बताइए छल्ला युक्त ग्रह किसको बोलते हैं, जिसके चारों तरफ छल्ला होता है? शनि। हाँ, जब हम लोग डायग्राम में शनि ग्रह को देखेंगे तो उसके चारों तरफ हमको ऐसे छल्ले टाइप में बने रहेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छल्ला युक्त ग्रह किसको बोलते हैं, तो शनि हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है कि बताइए जो शनि के ग्रह की तरफ चारों छल्ला पाया जाता है, छल्लों की संख्या कितनी है? तो टोटल कितनी है? 7। छल्लों की संख्या कितनी है? 7 छल्ले पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल कितने छल्ले पाए जाते हैं। इधर से पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन से हैं? जो बाकी ग्रह जो दिशा में चक्कर लगाते हैं वो उनके विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। ऐसे कौन से? हाँ, जो शुक्र और वरुण है, पृथ्वी की जो चक्कर लगाने की दिशा है उसके विपरीत दिशा में चक्कर लगाती है। ठीक है, इधर से बताइए सर्वाधिक चमकीला तारा का नाम, जो सबसे अधिक चमकीला, हाँ, सर्वाधिक चमकीला तारा का नाम साइरस है, जिसको डॉग स्टार भी कहते हैं। चलिए ठीक है, सूर्य की सतह का तापमान बताइए इधर से। 6000 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि बताइए सूर्य की सतह का तापमान कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक, एक और क्वेश्चन आता है सूर्य की जो बाहरी वाला परत होता है उसका क्या नाम है? बाहरी कोरोना। हाँ, अभी जो कोरोना चल रखा है हम लोग, वो एक तरह से कह सकते हैं, वो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिस से उठा के देखें तो सूर्य के जो बाहरी वाला सतह है ना, उसको हम बोलते हैं कोरोना, या उसको किरीट भी बोला जाता है। हाँ, ये वाला कोरोना नहीं, उसका पहले से ही नाम। ठीक है, सूर्य जो ग्रह है वो किस संगठन, सूर्य भी एक तरह का ग्रह ही, तारा मानेंगे उसको। जो सूर्य है किससे मिलके बना है, मतलब उसमें हाँ, जो सूर्य में है हमारा 2 तत्व एलिमेंट पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और वो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। कौन सा? ये दोनों हाइड्रोजन हाँ, गैस अवस्था में नहीं होते, आपस में संलयन करते हैं तो फिर वहां से एनर्जी निकलती है, प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। ठीक है, इधर से सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में कहां से ऊर्जा आती है? हाँ, जब दोनों ये आपस में तत्व मिलते हैं उसी को संलयन, मतलब मिलना, मिलकर ऊर्जा वहां पे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमारा नाम की संलयन हो गया। ठीक है, इधर से बताइए सूर्य तथा सूर्य को, जो सूर्य की प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। हाँ, जनरली 8 मिनट ही दिया रहता है, 8 मिनट चलेगा, ऐसे नहीं तो 8 मिनट 20 सेकेंड या 30 सेकेंड। ठीक है, इधर से बताइए चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। हाँ, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकेंड ही लगते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र कहने का मतलब छोटे छोटे पिंड ग्रह पाए जाते हैं, ऐसे ग्रह मंगल और बृहस्पति। कौन से? हाँ, मंगल और बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जिनके बीच में छोटे छोटे, मतलब बौने ग्रह जिसको बोलते हैं, यम की तरह, प्लूटो की तरह, वो ऐसे पिंड पाए जाते हैं जिनको ग्रह भी बोल सकते हैं, तो ये पाए जाते हैं। ठीक, चंद्रमा जो है इधर से बताइए पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में करता है? 27 दिन 8 घंटा। हाँ, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जो है 27 दिन 8 घंटा, या जनरली कभी कभी ऑप्शन में बस 27 दिन या दिया हुआ होता है, ऐसे पूरा डिटेल में देगा तो 27 दिन 8 घंटा। चलिए इधर से बताइए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 8 दिन, लगभग 6 घंटे। हाँ, लगभग में 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, इधर से बताइए सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा। हाँ, सी ऑफ जो ट्रांक्विलिटी पूछा जाता है, ये सी ऑफ ट्रांक्विलिटी करके एक तरह से बोल सकते हैं गड्ढा टाइप में होगा। ठीक है, ये कहाँ पे हमारा स्थित है? चंद्रमा पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे के हम लोग वीडियो में स्पीडी बुक के आगे का सिलेबस देखेंगे। हमने जैसा कि शुरू से स्टार्ट किया स्पीडी को, और ये क्विज कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Nice.